सूटकेस में अखरोट को देखकर उस आदमी को एहसास हुआ कि उसे अपना मनचाहा प्रमोशन का शानदार मौका मिल गया है। जैसे ही वो अखरोट बाहर आया, बॉर्डर प्रोटेक्शन के इस डायरेक्टर का दिल खुशी से झूम उठा, क्योंकि इस वक्त वह अपने सीनियर से अपनी काबिलियत का टेस्ट दे रहा था। अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसकी शादी कहाँ होगी, और अगर उसका तलाक हो चुका है तो उसका दिल अब किसके पास होगा। जब सीनियर्स इस पर हैरान थे, तभी एक मुसीबत खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरी मुसीबत आ गई। टोरंटो से न्यूयॉर्क लैंड हुई एक फ्लाइट में सिक्योरिटी वालों को बिना डिक्लेयर की गई दवाइयों की 4 बोतलें मिली। हैरानी की बात तो ये थी कि पैसेंजर उन्हें देने को तैयार नहीं था। उल्टा उसने अपनी गर्दन पर कैंची रख ली और जान देने की धमकी देने लगा, क्योंकि वो पैसेंजर ईस्टर्न यूरोप की कोई भाषा बोल रहा था। इसलिए वहां मौजूद किसी भी इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये बिना डिक्लेयर की गई दवाइयां देकर वो आसानी से जा सकता था। फिर ये आदमी इतना बवाल क्यों कर रहा था? खून खराबा रोकने के लिए और अपने प्रमोशन में कोई रुकावट न आने देने के लिए बॉर्डर प्रोटेक्शन के डायरेक्टर ने नियमों को तोड़ते हुए ईस्टर्न यूरोप से आए विक्टर को मदद के लिए बुला लिया। जैसे ही विक्टर की ईस्टर्न यूरोपियन भाषा हेडफोन से सुनाई दी, वो पैसेंजर तुरंत शांत हो गया। लेकिन जब विक्टर ने उसे बताया कि देश से दवाइयां बाहर ले जाने के लिए एक ऑफिशियल फॉर्म और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देना जरूरी है, जब विक्टर ने ये नियम उस पैसेंजर को ट्रांसलेट करके बताया, तो पैसेंजर फिर से भड़क गया। वो अपने पिता की दवाइयां लेकर जा रहा था और इसी वजह से वो कनाडा जा रहा था। 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 नहीं 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 नहीं, उसे मेडिकल फॉर्म साइन करना होगा ताकि लोकल अस्पताल इस मामले को देख सके। उसके पिता और कनाडा के डॉक्टर, ये दवाइयां अमेरिका में ही रहेंगी, इन्हें यही रहना होगा। ये देखकर कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, वो पैसेंजर डायरेक्टर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन डायरेक्टर का रवैया सख्त ही रहा। इंसान जा सकता है लेकिन दवाइयां यही रहेंगी। वो बेचारा पैसेंजर फूट फूट कर रोने लगा और गलती से उसके हाथ से कैंची नीचे गिर गई। तभी पुलिस वाले तुरंत उस पर टूट पड़े। बॉर्डर प्रोटेक्शन के डायरेक्टर ने एक बार फिर खतरे से खेलते हुए इस अचानक आई मुसीबत को सुलझा लिया। सबको लगा कि मामला यही खत्म हो गया है, लेकिन डायरेक्टर के बुलाए हुए विक्टर को बाद में एहसास हुआ कि उसने उस बेचारे पैसेंजर का भरोसा तोड़ दिया है। अपनी किस्मत का फैसला करने वाले डायरेक्टर से दुश्मनी मोल लेकर भी वो इस गलती को सुधारना चाहता था। आगे बढ़ो। डायरेक्टर तुरंत समझ गया कि विक्टर उस पैसेंजर की मदद करना चाहता है, क्योंकि सिर्फ वही नीले फॉर्म पर लिखे ट्रैवल नियमों को इतने ध्यान से पढ़ और समझ सकता था। ये बहुत साफ था कि विक्टर को पता चल गया था कि अगर दवाइयां इंसानों के लिए नहीं है तो उन्हें बिना परमिशन के ले जाया जा सकता है। डायरेक्टर ने विक्टर को धमकी दी कि वो अच्छे से सोच समझ ले, क्योंकि उसने विक्टर की सारी शर्तें मान ली थी। मैं चाहता हूं कि तुम उससे बस एक आखिरी सवाल पूछो। तुम नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम उससे पूछो। मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूं। मैं सुनना चाहता हूं कि वह दवाई किसके लिए है। पूछो उससे, दवाई किसके लिए है। हालांकि विक्टर ने ईस्टर्न यूरोपियन भाषा में कई बार इशारा किया कि वो पैसेंजर इंग्लिश में कह दे कि दवाई बकरी के लिए है, लेकिन पैसेंजर का विक्टर पर से भरोसा उठ चुका था। उसे लगा कि ये भी कोई चाल है, इसलिए उसने चुप रहना ही सही समझा। ठीक है, दवाई यही रहेगी और वो जा सकता है, बस इतना ही। रिलैक्स करो। अब सबके सामने विक्टर ने उसे बेवकूफ बना दिया था। हमेशा अपने रुतबे और पावर का दिखावा करने वाले उस घमंडी डायरेक्टर का असली चेहरा सबके सामने आ गया था। हैरानी की बात है कि जब डायरेक्टर बिना किसी की परवाह किए अपना गुस्सा निकाल रहा था, तभी वहां सीनियर्स और इंस्पेक्टर्स आ गए और उन्होंने उसका ये तानाशाही रवैया अपनी आंखों से देख लिया। ये घटना डायरेक्टर के प्रमोशन में एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई। विक्टर के इस कदम ने उसे एक बार फिर और भी बड़े खतरे में डाल दिया। जैसा कि उम्मीद थी, मदद मांगने के लिए विक्टर अगले ही दिन तोहफा लेकर डायरेक्टर से मिलने गया। हालांकि विक्टर पहले से तैयार था, लेकिन डायरेक्टर का बदला उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक था। तुम न्यूयॉर्क क्यों जाना चाहते हो? वहाँ ऐसा क्या है? ये एक वादा है। वादा इस बोतल में है। हाँ, वादा। मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। ये एक वादा है एक ऐसे इंसान की तरफ से जो यही रहने वाला है। ये इंसान शायद अगले 10 सालों तक यही रहेगा। अब से तुम और मैं पार्टनर हैं। अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो तुम भी यही रुकोगे। दरअसल विक्टर सिर्फ एक पैसेंजर था। डायरेक्टर के साथ उसकी दुश्मनी की असली वजह उसके हाथ में मौजूद वो रहस्यमयी डिब्बा था। उस दिन जैसे ही विक्टर फ्लाइट से उतरा, सिक्योरिटी ने उसे संदिग्ध मानकर रोक लिया, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानता था। इसलिए वो न्यूयॉर्क में अपने टूर का कोई प्लान नहीं बता पाया। उसने ये भी कहा कि होटल में उसके दोस्त रहते हैं। इस वजह से उसका पासपोर्ट तुरंत जब्त कर लिया गया। लेकिन विक्टर की मुसीबतें यही खत्म नहीं होने वाली थी। बिग एप्पल आजादी का प्रतीक है ना? बस करो, अब और कुछ मत कहो। डायरेक्टर ने विक्टर को बताया कि उसके देश क्रोएशिया में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। अब उसका पासपोर्ट और करेंसी सब बेकार हो चुके हैं। जब तक नई सरकार नहीं बनती, वो न्यूयॉर्क में कदम नहीं रख सकता, क्योंकि उसके देश में जंग चल रही थी। इसलिए वो वापस लौटने वाली फ्लाइट भी नहीं ले सकता था। नियमों में एक कमी के कारण उसे सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजिट लाउंज में ही रहने की इजाजत दी गई। विक्टर को डायरेक्टर की बातों पर पूरा यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने एयरपोर्ट के टीवी पर अपने देश की खबरें देखी तो वो सुन्न होकर वही खड़ा रह गया और उसके आंसू छलकने लगे। रात के समय पूरी तरह से थका हुआ विक्टर एक खाली पड़े लाउंज में पहुंचा। उसने कुर्सियों को जोड़कर बिस्तर बनाया और उस लोहे के डिब्बे को कसकर पकड़ा जिसमें उसके इस सफर का सबसे बड़ा राज छिपा था, और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन थोड़ी ही देर में वो घबराकर उठ बैठा। वो बुरी तरह से सहमा हुआ था। आंखें बंद करते ही उसे गोलियों की गूंज सुनाई देने लगती थी। अगले दिन तक डायरेक्टर विक्टर को पूरी तरह भूल चुका था। उसका रिटायर होने वाला बॉस उससे खास तौर पर मिलने आया और कहा कि अब वो इस डिपार्टमेंट के मेन बॉस की कुर्सी संभाल सकता है। अब बस वाशिंगटन से ऑफिशियल लेटर आने का इंतजार था। लेकिन एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ने डायरेक्टर के चेहरे की मुस्कान छीन ली। नाइट सूट पहने हुए विक्टर उस वक्त
इंटरनेशनल ट्रांजिट लाउंज में ऐसे मजे से घूम रहा था जैसे वो उसका अपना घर हो। अगर इंस्पेक्टर्स ने ये सब देख लिया तो उसके पक्के हो चुके प्रमोशन में बेवजह कई रुकावटें आ जाएंगी। इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए डायरेक्टर विक्टर के पास गया और बड़ी हमदर्दी दिखाते हुए उससे बोला कि आज दोपहर 12 बजे साइड वाले गेट का गार्ड शिफ्ट बदलेगा और अगला गार्ड 5 मिनट की देरी से आएगा। तुम इन 5 मिनटों का फायदा उठाकर आराम से एयरपोर्ट के बाहर निकल सकते हो। अमेरिका तुम्हारे लिए उन 5 मिनटों के लिए खुला रहेगा। हैप्पी बर्थडे विक्टर। विक्टर अच्छे से जानता था कि ऐसा करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। वो अपने सामने मौजूद अमेरिका को देख रहा था। उसके मन में बहुत सी उम्मीदें थी। ठीक 12 बजे वो दरवाजा जो सिर्फ फ्लाइट स्टाफ के लिए था, वहाँ कोई गार्ड नहीं था। विक्टर बाहर जाने के लिए बेताब था। तभी अचानक एक एयर होस्टेस ने दरवाजा खोल दिया। डर के मारे वो रुक गया और सोचने लगा कि जब वो दूर चली जाएगी तब निकलेगा। लेकिन पीछे मुड़ते ही उसने देखा कि सीसीटीवी कैमरा सीधा उसी की तरफ था। ये चेक करने के लिए कि कैमरा चालू है या नहीं, विक्टर ने नीचे बैठकर जूते के फीते बांधने का नाटक किया और उसी वक्त डायरेक्टर कैमरे की स्क्रीन के पीछे से विक्टर की हर हरकत पर नजर रख रहा था। डायरेक्टर कोई मेहरबानी नहीं दिखा रहा था, बल्कि उसने एक जाल बिछाया था। वो बस इंतजार कर रहा था कि विक्टर बाहर निकले और वो उसे घुसपैठ के इल्जाम में गिरफ्तार कर ले। जब विक्टर को समझ आया कि कैमरे की नजर लगातार उसी पर है तो उसने बाहर भागने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। उसने कैमरे में देखकर इशारों में ये भी जताना चाहा कि वो कोई भी नियम नहीं तोड़ेगा। मैं इंतजार करूंगा। तुम क्या देख रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? ट्रॉलियां वापस करके विक्टर ने अपने लिए एक बर्गर का इंतजाम कर लिया। इस कामयाबी से खुश होकर उसने और मेहनत की और अपने नॉर्मल बर्गर को एक बड़े मील कॉम्बो में अपग्रेड कर लिया। एयरपोर्ट के टीवी स्क्रीन पर हालांकि लगातार उसके देश की खबरें चल रही थी, लेकिन उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उन खबरों को पूरी तरह से समझ सके। उसने अपने बचे हुए पैसों से कुछ ऐसी किताबें खरीदी जिनमें ईस्टर्न यूरोप की भाषा से इंग्लिश सीखी जा सकती थी। जब भी टाइम मिलता वो किताब लेकर इंग्लिश सीखने बैठ जाता। कैमरे पर नजर रखने वाले डायरेक्टर ने जल्द ही विक्टर के पैसे कमाने का ये तरीका पकड़ लिया। उसे बाहर भागने पर मजबूर करने के लिए डायरेक्टर ने बड़ी बेरमी से विक्टर की कमाई का रास्ता बंद करवा दिया। अब उस बेचारे के पास एक भी पैसा नहीं था, इसलिए उसे फिर से कचरे से खाना ढूंढना पड़ा। लेकिन जल्द ही कहानी में एक नया मोड़ आ गया। दिन के वक्त जब विक्टर को ट्रॉलियां ले जाने से रोका गया था तो एक फूड डिलीवरी वाले लड़के ने ये सब देख लिया था। उसी रात वो लड़का खाना लेकर विक्टर के पास आया। मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। क्या? कैसी डील? मुझे ऑफिसर टॉरेस के बारे में जानकारी चाहिए। तुम मुझे उसके बारे में बताओ और बदले में मैं तुम्हें खाना दूंगा। दरअसल एयरपोर्ट पर फंसे होने के दौरान विक्टर रोजाना 2 घंटे लाइन में लगकर वीजा के लिए अप्लाई करता था। हालांकि हर बार उसके फॉर्म पर रिजेक्शन का लाल ठप्पा लग जाता था, लेकिन उसे लगता था कि कोशिश करते रहने से एक दिन उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। विक्टर की सकारात्मक सोच ने डोरिस को बहुत प्रभावित किया। जब भी वो इस अजीब आदमी को अपने सामने देखती, डोरिस हमेशा खुशी से मुस्कुराती और कभी परेशान नहीं होती। और तभी डोरिस को पसंद करने वाले डिलीवरी बॉय की नजर विक्टर पर पड़ी। डोरिस, क्या तुम्हें फिल्में पसंद है? ज्यादा नहीं। क्या तुम्हें रॉकेट पसंद है? मुझे समझ नहीं आता तुम्हें क्या पसंद है। डेट? डेट किस तरह की डेट? बस ऐसे ही। हर दिन डोरिस से बात करके विक्टर ने उस लड़के को डोरिस की पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ बता दिया। इसके बदले में उसे मुफ्त का खाना तो मिल ही रहा था, साथ ही हर दिन की बातचीत से उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो रही थी। जैसे जैसे वो डोरिस को जानने लगा वो लड़का उसके प्यार में पागल हो गया। इसलिए वो विक्टर के जरिए डोरिस से एक बहुत जरूरी सवाल पूछने के लिए बेताब हो गया। जैसे जैसे सवाल और सीधे होते गए डोरिस को कुछ शक होने लगा, लेकिन इससे वो लड़की और भी उत्सुक हो गई। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि विक्टर के पीछे आखिर कौन सा आदमी है। बेचारा आदमी, वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आखिरकार वीजा एप्लीकेशन ना जाने कितनी बार रिजेक्ट होने के बाद विक्टर ने डोरिस को एक अंगूठी दी और अब वो आशिक जिसने उस लड़की के मन में न जाने कितनी बार उत्सुकता जगाई थी, ढलते सूरज के सामने घबराहट के साथ इंतजार कर रहा था। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। प्यार में धोखा खा चुकी डोरिस ने वो अंगूठी पहन ली। दोनों ने उसी दिन ड्यूटी के बाद एयरपोर्ट पर ढलते सूरज के सामने एक सादी सी लेकिन खुशियों और दुआओं से भरी शादी कर ली और इत्तेफाक से दुल्हन का गुलदस्ता सीधे जाकर विक्टर के हाथों में गिरा। ऐसा कहा जाता है कि दुल्हन का गुलदस्ता प्यार की निशानी होता है और जिसके हाथ में ये आता है उसे भी जल्द ही अपना सच्चा प्यार मिल जाता है। उस दिन एयरपोर्ट पर विक्टर की मुलाकात सच में एक ऐसी लड़की से हुई जिससे उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। वो एक एयर होस्टेस थी। थोड़ी बातचीत करने के बाद जब वो जाने लगी तो विक्टर ने उसे एयरपोर्ट के जूतों की दुकान का एक डिस्काउंट कूपन दिया। कुछ दिनों बाद जब विक्टर खाना खा रहा था उसने अचानक उसी एयर होस्टेस को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए दौड़कर आते देखा। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान विक्टर के लिए नहीं थी। लड़की को किसी और आदमी के गले लगते देख विक्टर के दिल के तो जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए। उसे लगा कि ये खूबसूरत कहानी यही खत्म हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद विक्टर ने देखा कि लोग फिर से फिसल कर गिर रहे हैं। जब विक्टर उस बूढ़े आदमी की हरकतों को समझ नहीं पा रहा था तभी पीछे से एक बहुत ही प्यारी सी आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वो वही लड़की थी जो उसे कुछ दिन पहले मिली थी। वो अपनी एयर होस्टेस थी जो उस वक्त फोन पर किसी से जोर जोर से लड़ रही थी। विक्टर ने फोन पर बात करने का नाटक किया। लड़की को रोते देख उसने उसे एक टिश्यू पेपर दिया। तुम दूसरों की बातें क्यों सुनते हो? मैं बस घर जाना चाहती हूँ। और फिर क्या तुम्हें पता है कि लड़के इतने बुरे क्यों होते हैं? क्योंकि वो सब धोखेबाज होते हैं। उसकी बातें सुनकर विक्टर समझ गया कि वो एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती है और अब उन दोनों के बीच दूरियां आ गई है। इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर विक्टर उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ चलने लगा। जो आदमी उसे उदासी में हिम्मत दे रहा था उसके सामने उसने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी। उसने कहा कि उसने कभी उस आदमी को अपनी पत्नी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि उसने उसे अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहने को कहा था। हालांकि वो जानती थी कि ये सब आग से खेलने जैसा है, लेकिन वो उसके साथ बिताए उन पलों को भूल नहीं पा रही थी। लड़की के पूछने पर विक्टर ने झिझकते हुए कहा कि उसकी फ्लाइट लेट है और वो एक ठेकेदार है जिसका काम रोज एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना होता है। ये सुनकर कि वो एक बड़ा आदमी है और बार बार उससे इतनी बड़ी दुनिया में टकरा जाता है, उस बेबाक और बोल्ड एयर होस्टेस ने खुद ही
उसे एयरपोर्ट के बाहर इटालियन खाना खाने के लिए पूछ लिया। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? नहीं। क्या कोई गर्लफ्रेंड है? विक्टर अपनी इस ड्रीम गर्ल को खाने पर ले जाना चाहता था, लेकिन एयरपोर्ट पर सबसे सस्ता इटालियन खाना भी डॉलर्स में आता था। उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने एक एक करके हर दुकान पर जाकर काम मांगना शुरू कर दिया। लेकिन विक्टर के पास ना तो रहने का कोई पता था और ना ही कोई आईडी, और सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि उसके पास कोई फोन नंबर भी नहीं था। फोन चाहिए क्या तुम्हें? मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ। क्लिफ मैनेजर से बात कर रहा हूँ। हेलो क्लिफ, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। आज का दिन कैसा रहा? बहुत बढ़िया। क्लिफ, मैंने तुम्हारे फोन का इंतजार किया पूरे दिन। हाँ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ तुम्हें ये बताना पड़ रहा है कि यहाँ सीट फुल हो चुकी है। क्या तुम कहीं और जाकर बैठ सकते हो? हाँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। वो बहुत अच्छा है, शुक्रिया। ठीक है। दुकान के मालिक से मना होने के बाद भी विक्टर बिल्कुल निराश नहीं हुआ। वो अचानक से एक ऐसी जगह से गुजरा जहाँ काम चल रहा था। उसने देखा कि वहाँ काम बहुत ही बेतरतीब तरीके से हो रहा था। तो बस फिर क्या था, उसने अपना हुनर दिखाया। विक्टर ने सिर्फ एक ही रात में पूरी दीवार को बहुत ही शानदार तरीके से सजा दिया। विक्टर की इस कमाल की कारीगरी को देखकर कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैरान रह गया। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो विक्टर को अपनी टीम में काम पर रख लेगा। नौकरी मिलने के बाद विक्टर ने पूरी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन एयरपोर्ट मैनेजर को ये सब देखकर बहुत जलन हो रही थी। तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही शातिर सा प्लान आया। उसने विक्टर के लिए बहुत सारा खाना मंगाया, लेकिन विक्टर ने अपनी मेहनत से पहले ही अपना पेट भर लिया था। मैनेजर ने सीधे मुद्दे की बात की और कहा कि उन्होंने विक्टर को एयरपोर्ट से बाहर निकालने का एक तरीका ढूंढ लिया है। उसे बस ये कहना था कि उसे अपने ही देश वापस जाने से डर लगता है। ऐसा करने से वो इमिग्रेशन जज के पास जाकर शरण मांग सकता था, और एप्लीकेशन प्रोसेस होने के 6 महीनों में वो ना सिर्फ न्यूयॉर्क में आजादी से घूम सकता था, बल्कि अगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती तो वो यही गायब हो सकता था। तुम किस चीज से डरते हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम अंकल के साथ अच्छे से रहते हो, समझ गए? इसलिए मैं तुमसे बस एक सवाल पूछूंगा, बहुत ही आसान सवाल। अगर तुमने इसका सही जवाब दे दिया तो मैं आज रात ही तुम्हें इस एयरपोर्ट से बाहर निकाल दूंगा। इसलिए मैं बस एक सवाल पूछूंगा, तुम न्यूयॉर्क शहर जा सकते हो आज रात ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या तुम्हें अपने देश वापस जाने में डर लगता है? नहीं। ठीक है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। वो घर जाने से डरता है क्योंकि उसे खौफ है अपने ही देश का। वो नहीं डरता है। मैनेजर ने पहले से ही विक्टर को एक ऐसा इंसान मान लिया था जो अमेरिका आने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी चालाकी ये थी कि अगर विक्टर शरण मांगने वाली बात मान लेता तो वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपने देश वापस नहीं जा पाता। अपने घमंड में चूर मैनेजर ने उस डिब्बे पर ध्यान ही नहीं दिया जो विक्टर हमेशा अपने साथ रखता था। वो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि विक्टर खुद एयरपोर्ट पर रुकना चाहता था, क्योंकि उसे एक बहुत जरूरी काम पूरा करना था। विक्टर की सोच बिल्कुल सही थी। कुछ ही दिनों के बाद उसे बुक स्टोर में वो एयर होस्टेस दोबारा मिल गई, और वो लड़की भी विक्टर के उस दिन मना करने पर बिल्कुल गुस्सा नहीं थी, बल्कि उसने खुद आगे आकर माफी मांगी। क्योंकि हजारों फीट की ऊंचाई पर उसने बहुत से लड़कों को देखा था, लेकिन विक्टर उन सबसे बिल्कुल अलग था। इसलिए वो समझ नहीं पाई कि कैसे रिएक्ट करे। फिर उन दोनों की बातचीत नेपोलियन पर शुरू हो गई, जिसकी किताब लड़की के हाथ में थी। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसे इतिहास पढ़ना बहुत पसंद था, और उसका हर एक किरदार के लिए अपना एक अलग नजरिया था। जैसे कि जब वो नेपोलियन के बारे में बात कर रही थी तो रुक ही नहीं रही थी। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि विक्टर को इतिहास के बारे में कुछ खास नहीं पता था, और ना ही उसने नेपोलियन के बारे में ज्यादा पढ़ा था। फिर उस लड़की ने विक्टर को एक बार फिर से डिनर पर चलने के लिए पूछा, लेकिन तभी बीच में ही अचानक से उसका पेजर बजने लगा। उसने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो भी नेपोलियन की तरह एक बुरी इंसान है। वो हमेशा गलत लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि विक्टर इस बात पर एक बहुत ही शानदार जवाब देने वाला है। तुम बस नेपोलियन की तरह थोड़े दूरदर्शी हो। ये मुलाकात भले ही छोटी थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को और गहराई से समझा। हालांकि विक्टर और एमिली को असल में करीब लाने वाला काम बॉर्डर प्रोटेक्शन के डायरेक्टर के एक अनजाने कदम ने किया, क्योंकि दवा की बोतल वाले उस आदमी को बचाने के चक्कर में विक्टर ने डायरेक्टर को पूरी तरह नाराज कर दिया था। लेकिन उसका ये कदम सफाई वाले अंकल की बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बातों के बाद विक्टर तुरंत ही एयरपोर्ट के लाउंज का निडर और बड़ा हीरो बन गया। लोगों ने सम्मान के रूप में अपने दुकानों में उसके हाथ के निशान लगाने शुरू कर दिए, ताकि वे उसके प्रति अपना सम्मान और सपोर्ट दिखा सके। इस वजह से विक्टर को 3 सच्चे फैन भी मिल गए। अपने चहेते हीरो को उसका प्यार दिलाने के लिए उन तीनों ने नौकरी से निकाले जाने का रिस्क उठाया और छुपकर एयर होस्टेस की शिफ्ट रिकॉर्ड वाले कमरे में घुस गए। उन्होंने पता लगाया कि एमिली 3 हफ्ते बाद एयरपोर्ट के हॉल में आएगी। इसके बाद सबने मिलकर अपनी पहले से बनी प्लानिंग के हिसाब से जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी। सच तो ये था कि विक्टर भले ही एक छोटी सी जगह में फंसा था, लेकिन अपनी डेट को परफेक्ट बनाने के लिए उसने बहुत पैसे खर्च करके एक शानदार सूट खरीदा। जिस दिन एमिली एयरपोर्ट आई तो सबसे पहले फूड डिलीवरी वाला लड़का उसके सामने आया। फिर सफाई करने वाले अंकल ने भी अपने काम का बहाना बनाकर जल्दी घर जाने की कोशिश कर रही एमिली का रास्ता बदलवा दिया, और आखिर में सिक्योरिटी गार्ड एकदम से एमिली के सामने आ गया। इन सारी तरकीबों के बाद एमिली सीधे विक्टर की बाहों में आ गिरी, और विक्टर ने मौके का फायदा उठाकर उसे डिनर के लिए पूछ लिया। इस बार भले ही एमिली ने लड़कों के 1000 तरह के पैंतरे देखे हों, लेकिन उसे लगा कि ये किस्मत का कोई इशारा है। लेकिन एमिली के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उसने डेट उसी एयरपोर्ट पर रखी थी जहां वे पहली बार मिले थे। सफाई वाले अंकल अचानक से वेटर बन गए, और सिक्योरिटी गार्ड और फूड डिलीवरी वाला लड़का बारी बारी से आने लगे। एक शानदार रेस्टोरेंट जैसा माहौल बनाने के लिए सफाई वाले अंकल ने करतब भी दिखाना शुरू कर दिया। इस शांत और प्यारे से माहौल में ढलकर एमिली ने विक्टर के सामने अपने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि उसकी उम्र ज्यादा है, लेकिन वो सबको अपनी उम्र कम बताती है, और जिन लड़कों के साथ वो डेट पर गई उन्हें भी लगा कि वो छोटी है। उसने 18 साल की उम्र में एयरलाइन ज्वाइन की थी, और इस काम में उसे पूरे 20 साल हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि अब और दिखावा नहीं करना पड़ेगा। पूरे 7 सालों से वो एक इंसान का इंतजार कर रही थी। यही वजह थी कि उसका पेजर हमेशा ऑन रहता था।
था और वो हमेशा होटलों में रुकती थी क्योंकि उसे हमेशा अपना सूटकेस तैयार रखना पड़ता था ताकि अगर वो आदमी वीकेंड पर उससे मिलने आए तो वो किसी भी वक्त उसके साथ जा सके। न जाने कैसे इंतजार करते करते लगभग पूरी जिंदगी बीत गई, लेकिन उसे कभी समझ नहीं आया कि ये सब आखिर किस लिए था। बात करते करते उसका पेजर फिर से बज उठा। जब एमिली सोच में पड़ी थी कि उसे उस आदमी से दोबारा मिलना चाहिए या नहीं, तब विक्टर ने उसे बताया कि वो असल में इसी टर्मिनल बिल्डिंग में रहता है और वो भी दिन रात बस इंतजार ही कर रहा है। हमारे पायलट हर दिन इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम सबका इंतजार कर रही हो? नहीं। क्या सब लोग इंतजार कर रहे हैं? क्या पायलट इंतजार कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं पायलट का इंतजार नहीं कर रही, मैं किसी मीटिंग का इंतजार नहीं कर रही। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं समझता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, इधर आओ। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। मुझे किसी और चीज से ज्यादा यकीन है। क्या तुम तैयार हो? डिनर के बाद दोनों ने तय किया कि वे कुछ दिनों बाद फिर से एयरपोर्ट पर मिलेंगे। जाते वक्त विक्टर ने अचानक एमिली से पूछा कि क्या उसे पता है कि बवेरिया को हराने के बाद नेपोलियन ने जोसेफिन को क्या तोहफा दिया था। एमिली को इस सवाल को लेकर काफी एक्साइटेड देखकर विक्टर ने सस्पेंस बनाते हुए कहा कि उसे इसका जवाब अगली मुलाकात में खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन कुछ दिन के इंतजार के बाद हाथों में फूल लिए खड़े विक्टर को वो खूबसूरत चेहरा नजर नहीं आया। एमिली जैसे ही एयरपोर्ट में घुसी, डायरेक्टर उसे पूछताछ के लिए ले गया। डायरेक्टर ने विक्टर की सारी सच्चाई खोल दी क्योंकि वो एमिली से जानना चाहता था कि विक्टर के न्यूयॉर्क आने का असली मकसद क्या है और उसके पास जो टीन का डिब्बा है उसका राज क्या है। लेकिन साफ था कि एमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। डायरेक्टर को पहले से ही इस जवाब की उम्मीद थी। फिर भी उसने एमिली को इसलिए बुलाया था क्योंकि उसका अपना कोई छिपा हुआ इरादा था। एमिली, मुझे बस ये जानना है, तुम उस तरह की लड़की हो जो अपनी पसंद का कोई भी लड़का पा सकती हो। फिर विक्टर ही क्यों? ठीक वैसे ही जैसा कि डायरेक्टर ने सोचा था। जब विक्टर हाथों में फूल लिए निराश होकर अपनी रहने की जगह पर वापस आया तो वहां उतनी ही उदास एमिली उसका इंतजार कर रही थी। उसने विक्टर से पूछा कि उसने उससे बातें क्यों छिपाई। उसने तो बस फ्लाइट लेट होने की बात कही थी, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि फ्लाइट 9 महीने से लेट है। उसके सवालों की झड़ी के बावजूद विक्टर को सफाई देने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने एमिली से पूछा कि क्या उसे नेपोलियन और जोसेफिन के तोहफे वाला सवाल याद है। ये देखकर कि एमिली को अभी भी उस सवाल में दिलचस्पी है, विक्टर उसे तुरंत खींचता हुआ एयरपोर्ट के एक खाली हिस्से की तरफ ले गया। वहां लगी प्लास्टिक की शीट हटाई गई तो सोने की तरह चमकता हुआ एक खूबसूरत कलाकृति जैसा छोटा सा फाउंटेन एमिली के सामने आ गया। वह जोसेफिन के लिए एक तोहफा था। 1000 फव्वारे तुमने मेरे लिए बनाए। हाँ बिल्कुल, तुम बैठ जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। विक्टर ने कुछ दिनों की मेहनत से साउथ विंग के छोटे से पुल को एक मास्टरपीस में बदल दिया था। हालांकि दिखाते वक्त नोजल खराब हो गया और एक बूंद पानी भी नहीं निकला, लेकिन एमिली उसकी इस कमाल की क्रिएटिविटी और मेहनत देखकर पूरी तरह फिदा हो गई। वो हैरान थी। तुमने मुझे सच बताया? क्या तुम किसी स्कूल से भाग कर आए हो? क्या तुम कोई क्रिमिनल हो? क्या तुम यही रहते हो? तुम यही? मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है। क्या तुम्हें यकीन है? नहीं। इससे पहले कि एमिली कुछ और कहती, विक्टर ने खुद ही वो डिब्बा निकाल लिया जिसमें उसके यहाँ आने का सारा राज था। जैसे ही डिब्बा खुला, विक्टर ने सबसे पहले एक पीला पड़ चुका पुराना न्यूज़पेपर निकाला। विक्टर ने बताना शुरू किया कि सालों पहले उसके पिता ने हंगरी के एक अखबार में इस जैज बैंड की फोटो देखी थी। तब से वे इस म्यूजिक बैंड के दीवाने हो गए थे। इस बैंड में कई मेंबर्स थे। पिताजी ने जिंदगी भर उन मेंबर्स को सैकड़ों चिट्ठियां लिखी। 40 सालों से ज्यादा के इंतजार के बाद पिताजी ने लगभग सबके सिग्नेचर जमा कर लिए थे। बस एक मेंबर बेनी गोल्सन बचा था जो सैक्सोफोन बजाता था। उसका सिग्नेचर मिलने से पहले ही पिताजी गुजर गए। विक्टर ने अपने पिता से वादा किया था कि वो न्यूयॉर्क जाकर बेनी गोल्सन को ढूंढेगा और उसका सिग्नेचर लाकर इस डिब्बे में रखेगा। तुम इतने वक्त से यहाँ सिर्फ इसलिए रह रहे हो ताकि अपने पिता के लिए ये कर सको? मुझे लगता है कि वे भी मेरे लिए ऐसा ही करते। तुम देखो, इंतजार किस चीज का? मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ, हम सब इंतजार कर रहे हैं। तुम किसका इंतजार कर रही हो? एयरपोर्ट के शांत हॉल में फव्वारे की सुनहरी रोशनी के बीच उन दोनों की परछाइयां अपने अपने इंतजार को लेकर आपस में घुल मिल रही थी। अगले दिन जब विक्टर सुबह की चमकती धूप में उठा तो फूड डिलीवरी वाले लड़के ने सबसे पहले उसे एक ऐसी खबर दी जिसका वो रोज सपने में इंतजार करता था। विक्टर के देश क्राकोशिया में युद्ध खत्म हो गया था। एयरपोर्ट के हॉल में विक्टर को जानने वाले सभी लोगों ने भी उसकी इस खुशी का जश्न मनाया। ठीक उसी वक्त एमिली एक बड़ा सा तोहफा लेकर धीरे धीरे विक्टर की तरफ आई। आखिरी युद्ध खत्म हो गया, अब शांति है, सब खत्म हो गया। तुम्हें पता है, मेरा वह दोस्त वो वॉशिंगटन में काम करता है, उसकी बहुत पहचान है। ये एक पास है, एक दिन का इमरजेंसी वीजा जिसमें तुम्हारा नाम है। वीजा? क्या वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ, न्यूयॉर्क जाओ, इस वीजा को साथ रखो और अपना काम पूरा करो। विक्टर की ये खुशी चंद सेकंड ही टिक पाई। वॉशिंगटन में रहने वाले एमिली के दोस्त से विक्टर का कोई लेना देना नहीं था। फिर उसने उसकी मदद क्यों की और इतना बड़ा तोहफा क्यों दिया? उसने मेरे लिए ये किया। मैंने उसे मुझे अकेला छोड़ने को कहा, लेकिन तुम नहीं समझते। मुझे लगा तुम बहुत कंफ्यूज हो। नहीं नहीं नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। विक्टर समझ गया था, आखिर में इंसान की चाहत किस्मत के आगे हार ही जाती है। जैसा कि 9 महीनों में उसने एयरपोर्ट पर कई उतार चढ़ाव देखे थे। उसने एक बार फिर एमिली को उस आदमी के पास जाते हुए देखा। 7 साल का इंतजार इतनी आसानी से कैसे टूट सकता था? वो उसकी किस्मत थी और विक्टर की भी अपनी एक किस्मत थी। अब अपना रास्ता साफ देखकर विक्टर फिर से वीजा पर मुहर लगवाने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। डोलोरेस, जिसके हाथ में हमेशा लाल मुहर होती थी, उस पास को देखकर उसने भी चुपचाप हरी मुहर निकाल ली। लेकिन जैसे ही सपना सच होने वाला था, डोलोरेस ने देखा कि उस कागज पर अभी भी सीनियर अफसर के सिग्नेचर नहीं है। विक्टर को लगा कि अब खेल बिगड़ गया है, लेकिन उस वक्त डायरेक्टर बड़े घमंड के साथ अपना सामान पैक कर रहा था। उसका प्रमोशन हो गया था और वो अब पूरे एयरपोर्ट का बॉस बन चुका था। अपना बड़पन दिखाने के लिए उसने न सिर्फ विक्टर को उसका पासपोर्ट वापस किया, बल्कि उसे वापस घर जाने की टिकट भी दी। लेकिन साफ था कि विक्टर को अब ये नहीं चाहिए था। जब विक्टर ने बिना डरे वो पास बाहर निकाला तो डायरेक्टर के चेहरे पर वही सख्ती थी। असल में उसे विक्टर और उसके तीनों दोस्तों की सारी हरकतों का पहले से ही पता था। उसने कहा कि अगर विक्टर ने न्यूयॉर्क जाने की जिद की तो सिक्योरिटी गार्ड की पेंशन रुक जाएगी, क्योंकि वे रिकॉर्ड रूम में घुसे थे। फूड डिलीवरी वाले लड़के को किचन में किसी को लाने के जुर्म में नौकरी से निकाल
निकाल दिया जाएगा। और वो सफाई करने वाला हिंदुस्तानी अंकल जिसने सालों पहले जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाई थी और इंडियन पुलिस को उसकी तलाश है, उसे भी वापस भेज दिया जाएगा। मैं घर वापस चला जाऊंगा। माफ करना, तुमने क्या कहा? मैं घर वापस चला जाऊंगा। ऐसा क्यों? सब समझते हैं कि यहाँ तक पहुंचने के बाद भी वो हार क्यों मानना चाहता है। विक्टर के साथ जा रहे पुलिस वाले सब कुछ देख रहे थे। उसने सफाई करने वाले बूढ़े आदमी को किनारे बुलाया और बताया कि कैसे विक्टर ने उन्हें और मैनेजर के सीक्रेट को बचाने के लिए क्या किया। अजीब बात है, कुछ ही मिनटों बाद एक ऐसा नजारा दिखा जिसे लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। विक्टर ने देखा कि बहुत सारे पुलिस वाले दौड़ते हुए रनवे की तरफ जा रहे हैं। भीड़ के बीच से उसने देखा कि सफाई करने वाला वो बूढ़ा आदमी उसी प्लेन की तरफ भाग रहा है जिसमें वो बैठने वाला था। मैनेजर तो हैरान रह गया और विक्टर ने भी अपना मुंह ढक लिया। उसे डर था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन खुशकिस्मती से जैसे ही बूढ़ा आदमी प्लेन के पास पहुंचा, प्लेन रुक गया, जबकि बाकी लोग पीछे की तरफ भाग रहे थे। बूढ़े आदमी ने विक्टर की तरफ देखकर खुशी से चिल्लाया। दरअसल बूढ़े आदमी ने विक्टर को अपना एक राज बताया था। उसने बताया था कि इंडिया में उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। सालों पहले पुलिस वालों के बार बार रिश्वत मांगने से तंग आकर उसने गुस्से में एक पुलिस वाले को चाकू मार दिया था। सालों से वो अपनी पहचान छुपाकर मेहनत से एयरपोर्ट पर काम कर रहा था, लेकिन हर पल अपने परिवार से मिलने की तड़प रहती थी। अब सही वक्त आ गया था एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करके, और ये देखकर कि मैनेजर का ध्यान बंटा हुआ है बूढ़े आदमी की दुआओं और एयरपोर्ट के अनजान लोगों के प्यार के साथ, विक्टर ने गिरफ्तार होने का खतरा उठाकर भी एयरपोर्ट से बाहर निकलने का फैसला किया। एक और बड़ा ड्रामा शुरू होने ही वाला था और मैनेजर ने तुरंत अपने लोगों को मेन गेट घेरने का ऑर्डर दे दिया। विक्टर के हाथों में हथकड़ियां नहीं लगी, इसके बजाय पुलिस कैप्टन ने खुद उसे अपना कोट पहनाया। कैमरों से ये सब देख रहा मैनेजर इस नजारे को घूरता रह गया। वो शायद कभी नहीं समझ पाएगा कि जो इंसान सही रास्ते पर चलता है पूरी दुनिया उसकी मदद करती है। पूरे 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद विक्टर आखिरकार उस एयरपोर्ट से बाहर निकल आया। न्यूयॉर्क की बर्फबारी भी जैसे उसी का इंतजार कर रही थी। मुड़कर जाने से पहले वो एक बार फिर एमिली से मिला। सब कुछ बिल्कुल सही था, इंतजार का फल मीठा था। भागता हुआ आया मैनेजर अभी भी विक्टर को रोकना चाहता था, लेकिन आखिरी पल में वो बस मुस्कुराकर पीछे हट गया। काफी मुश्किलों के बाद विक्टर आखिरकार लाइव कॉन्सर्ट में बेनी गोल्सन से मिला, लेकिन जब उसने ऑटोग्राफ मांगा तो बेनी ने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा, क्योंकि उनका शो शुरू होने ही वाला था। उस शानदार म्यूजिक परफॉर्मेंस को सुनकर विक्टर को शायद समझ आ गया था कि उसके पिता ने इतना इंतजार क्यों किया था, और आखिरकार उसने वो आखिरी ऑटोग्राफ अपनी पुरानी टिन की डिब्बी में रख दिया। तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं घर जाना चाहता हूँ। खुशियों में देरी हो सकती है, लेकिन जब आप इंतजार करते हुए डटकर मेहनत करते हैं तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे जिंदगी के सबसे बुरे दौर से बाहर निकलना है। बुरा वक्त अक्सर ये महसूस कराता है कि हमारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया है, चाहे वो नौकरी जाना हो, रिश्ते टूटना हो, या सपनों का बिखरना हो, या कोई अचानक आई बीमारी। रातों रात हमारी सुरक्षित और स्थिर जिंदगी और हमारी पहचान पल भर में गायब हो जाती है। मैं कौन हूँ? मैं अब क्या कर सकता हूँ? मेरा भविष्य क्या है? समाज से अलग कर दिए जाने और बेसहारा हो जाने की वो बेबसी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे विक्टर को कस्टम चेकिंग के दौरान महसूस हुई थी। एक एयरपोर्ट का ट्रांजिट एरिया एक ऐसी जगह है जहां हमेशा हलचल और नई उम्मीदें होती हैं, लेकिन विक्टर के लिए यहां सब कुछ थम सा गया था। बुरा वक्त भी ऐसा ही होता है। हम एक ऐसे जोन में फंस जाते हैं जहां ऐसा लगता है कि सबके पास मौके हैं, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सोशल मीडिया पर सब खुश है, लेकिन हम अंदर से रुके हुए हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य ताकत हमें जकड़े हुए लगती है। डर, बेचैनी और खुद पर शक बढ़ने लगता है। वक्त जैसे रुक जाता है, जबकि हमारे आसपास के लोग और दुनिया तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। एयरपोर्ट के अधिकारी उस कठोर सिस्टम और नियमों को दिखाते हैं। उसका इरादा विक्टर को चोट पहुंचाना नहीं था, बस अपना काम करना और नियम मानना था। हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही सामाजिक नियमों का सामना करते हैं, जैसे घर खरीदना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और उन्हें रेस में दौड़ाने वाली शिक्षा देना। विक्टर की सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने अपनी किस्मत को कोसने के बजाय उसी मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी को फिर से बनाना चुना। फिल्म की शुरुआत में वो एयरपोर्ट की कठोर कुर्सियों पर सिकुड़ कर सोता है और बिस्किट और सॉस खाकर पेट भरता है। वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्दी ही उसने कुछ छोटे लेकिन असरदार कदम उठाने शुरू किए। उसने बेकार पड़े सामान से एक कोने में अपना एक साफ सुथरा घर बना लिया। ये घर भले ही एक एयरपोर्ट टर्मिनल में था, लेकिन इसमें अपनेपन और घर जैसी गर्माहट थी। आप हालात नहीं बदल सकते, लेकिन आप उनके साथ अपना नजरिया बदल सकते हैं। अपने कमरे को साफ करें, सुबह उठने का समय तय करें और खुद को अच्छे से तैयार करें। जब जिंदगी बेकाबू हो जाए तो रूटीन बनाना ही सबसे बेहतरीन जवाब है। इस तरह की छोटी शुरुआत करना हमारे आत्मसम्मान को बचाता है और हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब जिंदा रहने की नौबत आई तो विक्टर ने ट्रॉली गाड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया ताकि वो कुछ सिक्के कमा सके। बाद में उसने जाना कि वो मरम्मत का काम भी कर सकता है। उसने कभी भी शिकायत नहीं की, बल्कि मौके ढूंढने की पूरी कोशिश की। किसी इंसान की कीमत उसकी डिग्रियों या जॉब लेटर से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और लगन से तय होती है। बड़े मौकों का इंतजार न करें, छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें जिन्हें कोई नहीं करना चाहता। जब आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है, और ये सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, तभी किस्मत का पहिया घूमना शुरू होता है। अपना गुजारा चलाने का इंतजाम करने के बाद विक्टर ने 2 अलग अलग भाषाओं वाली गाइड बुक से इंग्लिश सीखना शुरू किया। रुके होने का मतलब समय बर्बाद करना नहीं है। विक्टर इंतजार कर रहा था, लेकिन वो कुछ न कुछ सीख रहा था। जब मुसीबत की लहरें आती है तो इंसान का हुनर ही उसका लाइफ जैकेट होता है। एक नई स्किल सीखना आपको मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। थोड़ी और काबिलियत होने से आजादी से कुछ भी चुनने का भरोसा बढ़ता है, चाहे आप चारों तरफ से फंस भी क्यों न गए हो। रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करने से भी एक दिन निराशा भरी जिंदगी में भी उम्मीद की
रोशनी आ ही जाती है। एयरपोर्ट हमेशा भागदौड़, रफ्तार और अपनी मंजिल तक पहुंचने की जगह होती है, लेकिन विक्टर के वहां फंसने से वो एक अकेला इंसान बन गया था जो रुककर जिंदगी को गहराई से देख पा रहा था। उसने एयरपोर्ट पर काम करने वाले आम लोगों के संघर्ष और उनके प्यार को देखा। उसने देखा कि एयर होस्टेस एमिली अपने रिश्तों में कितनी उलझी हुई है। अब वो सिर्फ एक ऐसा यात्री नहीं था जिसे अपनी मंजिल पर पहुंचना था, बल्कि वो जिंदगी को देखने और जीने वाला इंसान बन गया था। उसने खुद को उस बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ महसूस नहीं किया, बल्कि अपना पूरा ध्यान हर रोज की छोटी छोटी चीजों और अपने आसपास के लोगों पर लगा दिया। उस ट्रांजिट एरिया में हर कोई था जो कहीं जा रहा था, ग्राउंड स्टाफ, सफाई वाले, सामान उठाने वाले और वो सभी यात्री जो वहां फंस गए थे। ये सभी लोग समाज के मेन स्ट्रीम से अलग थे और विक्टर जो सच में बाहरी था, उसने अपनी ईमानदारी और अच्छे बर्ताव से उनका सम्मान और मदद जीती। अकेलापन अक्सर परेशानी से ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन विक्टर की कहानी हमें बताती है कि आप किसी भी अनजान जगह पर भी अपने जैसे लोग ढूंढ ही लेते हैं। ये लोग कोई बहुत बड़े या अमीर लोग नहीं होते, बल्कि वो आम लोग होते हैं जो रोज की जद्दोजहद में भी अच्छे इंसान बने रहते हैं। सच्चाई और एक दूसरे की मदद करना अकेलेपन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। मदद करें और दूसरों की मदद लें, तो आप पाएंगे कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है। कभी कभी दूसरों के लिए एक खिड़की खोलने से आपके लिए खुद एक दरवाजा खुल जाता है। हमेशा भरोसा रखें कि अगर आपके दिल में दूसरों के लिए भलाई है तो किस्मत भी आपका साथ देगी। एमिली के लिए विक्टर का प्यार थोड़ा अजीब लेकिन एकदम सच्चा था। उसने नेपोलियन के बारे में सीखी हुई अपनी थोड़ी बहुत जानकारी का इस्तेमाल करके बड़ी ही खूबसूरती से उसके लिए एक छोटा सा फव्वारा बनाया। ऐसा प्यार पैसों या हैसियत से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से होता है। जब हम मुश्किल दौर में होते हैं तो हमें लगता है कि हम प्यार या खुशियों के लायक नहीं है, लेकिन विक्टर हमें सिखाता है कि आपकी अहमियत आपके हालात पर निर्भर नहीं करती। आप अपने पास मौजूद छोटी छोटी चीजों से भी कुछ अच्छा बना सकते हैं। भले ही ये रिश्ता किसी अंजाम तक नहीं पहुंचा, लेकिन इस प्यार ने विक्टर को उसकी सबसे बड़ी मुश्किलों में बहुत हिम्मत दी। पूरे 9 महीने जब विक्टर एयरपोर्ट पर फंसा रहा, वो कभी नहीं भूला कि वो अमेरिका क्यों आया था। अपने पिता से किया वादा निभाने और उनका सपना पूरा करने के लिए। जब मैनेजर ने विक्टर को कुछ गलत काम करके एयरपोर्ट से बाहर निकलने का लालच दिया, यहाँ तक कि उसकी खाने पीने की चीजें भी बंद करवा दी, तब भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उसका मकसद किसी सिस्टम से लड़ना नहीं था, बल्कि अपने उसूलों और वादे पर डटे रहना था। इस दुनिया में जब आपके पास एक ऐसा अटल विश्वास होता है जिसे कोई छीन नहीं सकता, तभी आप किसी भी मुसीबत से नहीं हारते। आपकी खुशियां बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके अंदर के जज्बे से तय होनी चाहिए। ये वादा बहुत छोटा हो सकता है, जैसे अपने परिवार के साथ एक ट्रिप पर जाना या बस खुशी से जीना। जब बाहर की दुनिया के सारे दरवाजे आपके लिए बंद हो जाते हैं, तो यही छोटा सा वादा आपके लिए अंधेरे में उम्मीद की इकलौती किरण बन जाता है। बुरा वक्त किसी एयरपोर्ट की तरह एक बंद जगह है, लेकिन ये खुद को फिर से संवारने की जगह भी है। मुसीबतें कोई सजा नहीं है, बल्कि एक टेस्ट है। ये बाहरी दिखावे को हटा देती है और इंसान के अंदर की असली ताकत को बाहर लाती है, जैसे अच्छाई, सब्र, हिम्मत और कुछ नया करने की सोच। अगर आप भागने की जल्दबाजी न करें, बल्कि हालात का सामना करना सीखें, तो आप देखेंगे कि ये मुसीबतें आपको कुछ सिखा रही है। ये आपको बताएंगी कि जिंदगी में क्या जरूरी है और किन चीजों को छोड़ देना चाहिए, और ये भी दिखाती है कि आप सच में कहाँ जाना चाहते हैं। जब आप अपनी सबसे बड़ी हार के बाद खुद को संभालना, इंतजार करना और आगे बढ़ना सीख लेते हैं, तो आप खुशियों के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। इंतजार करना भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंतजार के दौरान शांति क्यों महसूस होती है? शुरुआत में मंदिर जैसी जगह बहुत शांत हुआ करती थी, जहां लोग ध्यान करते थे। ध्यान करने का मतलब है अपने अंदर के लालच, गुस्से और मोह को खत्म करना और कुदरत के साथ फिर से जुड़कर अपनी असली पहचान को खोजना। यही एक इकलौता तरीका है जो हमें शांति देता है। ये दुनिया ही एक मंदिर की तरह है जहां हम सीखते हैं, और जब रास्ते बंद लगने लगे तो बस आराम से बैठकर बादलों को उड़ते हुए देखें। जिंदगी को इंतजार करते हुए जीना सीखना चाहिए, क्योंकि इसी इंतजार के बाद इंसान निखरता है। जिंदगी का सफर बहुत लंबा है, पता नहीं कब हालात फिर से बदल जाए। एक दिन जब आप पलटकर आज के दिन को देखेंगे तो सब कुछ सामान्य लगेगा। तब आप एक मुस्कान के साथ कह सकेंगे कि वो दौर बहुत मुश्किल था, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने हार नहीं मानी।